जय हो, नमस्कार, जय श्री राम। सिटी चैनल की विशेष प्रस्तुति रामलला के महा कवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु श्री राम एक लंबे वनवास के बाद अपने जन्मभूमि स्थान पर बड़े ठाठ से विराजमान होने जा रहे हैं। बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा दिव्य और भव्य राम मंदिर को अपनी तोपों से विध्वंस करने के बाद लगभग 596 वर्ष बाद आज प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही प्रकार का ये एक उत्सव हम देख रहे हैं और कहते हैं कि देर है पर दुरुस्त भी है, और साथ ही साथ मूल ब्याज सब मिला करके जो उत्सव हो रहा है इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती और न ही शब्दों में उसका वर्णन किया जा सकता है। पिछले 40 से 50 वर्षों से इस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए अकोला शहर के वरिष्ठ समाजसेवी, पत्रकार और भाजपा के पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ जी शर्मा आज हमसे जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की। जी, अकोला शहर में हम बात करते हैं तो कार सेवक या फिर इस राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय सहयोग आपका करीब 40 वर्ष से हम कह सकते हैं कि रहा होगा। 32-35 साल तो है जी। और अलग अलग 89 में और 92 में 2 बार जो कार सेवा का एक अभियान चला था उसमें भी आपका सक्रिय सहयोग रहा है। तो उन दिनों को हम याद करेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि माहौल उस समय कैसा था। 89-90 में तो माहौल बहुत ही यानी मुलायम सिंह की राज था जी, यूपी में। बिल्कुल। और यहाँ पर भी कांग्रेस का राज था जी। तुष्टिकरण की राजनीति सारी हावी थी जी। और राम मंदिर का जो आंदोलन है जी, जन्मभूमि आंदोलन, ये जन्मभूमि आंदोलन ही इसीलिए शुरू हुआ है। बिल्कुल। नहीं तो ये आंदोलन इतने आक्रामक रूप में, इतना एग्रेसिव होकर नहीं होता था जी। ये इसीलिए आक्रामक हुआ कि कांग्रेस जो उस समय के तत्कालीन सत्ताधारी थे उन लोगों ने जितना तुष्टीकरण किया जी, यानी एक समुदाय को एकदम सर पे बैठाना, एक समुदाय को बिल्कुल पैर तले रोनना, उनके तरफ दुर्लक्ष्य करना जी, उनके तरफ लक्ष्य नहीं देना, तो इस तरीके का जो माहौल था सारे देश में, यानी उनकी धार्मिक भावना को कुचलना, बिल्कुल, एक समुदाय के और एक समुदाय की हर प्रकार की कदर करना जी, हर प्रकार को उनको संरक्षित करना, तो इस प्रकार का जो सारे देश में माहौल था, इसीलिए ये आंदोलन बढ़ते गए, उग्र होता था। हाँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे उस समय के नेता थे, जो आज भी हम उनको मार्गदर्शक करके मानते जी, बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस से ये बात कही थी जी कि एक्शन की रिएक्शन होगी, हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी जी, आप ऐसा मत करो, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है जी। ये उन्होंने चुनौती यानी चैलेंज दिया था, उन्होंने अपील भी की थी कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है जी, आप इस तरीके का माहौल मत बनाओ। लेकिन तत्कालीन सत्ताधारियों ने अपनी लालच में, वोटों की लालच में उन्होंने ये सारी बातें की और उसी का परिणाम देखा कि राम जन्मभूमि आंदोलन इतना आक्रामक हुआ जी। नहीं तो ये आंदोलन को सामंजस्यता से, समझौते से, शांतता से भी निपटाया जा सकता जी, बात सुनी जा सकती थी, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े जो युद्ध हुए बातचीत से उसका वो आखिर संवाद से एक टेबल पे बैठकर ही उसका हुआ। लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी उस प्रकार के मूड में नहीं थे। उनको इस प्रकार का माहौल बनाना था,
उनको ऐसा लगा था कि हम बिल्कुल ये आंदोलन को कुचल देंगे, बिल्कुल। लेकिन सारे देश में ऐसा माहौल बना, जनाक्रोश और जो राम जी की जो सारी लीला है जी। वो इतनी लीला फैली कि वो आंदोलन निपटा नहीं जा सका और आंदोलन बढ़ते गया। ये सही कहा आपने। और वैसे उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनकी जो एक किसी भी चीज को होल्ड पर रख देने की जो आदत थी। नहीं, ये सिर्फ नरसिंह राव जी की नहीं थी जी, ये इंदिरा जी के समय से आते हैं। अच्छा। कांग्रेस की नीति है कि समस्या को जिंदा रखो जी, समस्या को लटकाए रखो, कोई समस्या का निराकरण मत करो जी, गरीबी को मिटाओ मत, सिर्फ नारे दो गरीबी हटाओ। ये कांग्रेस की नीति है जी। और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की उस प्रकार की आज तक नीति है कि कोई भी जो समस्या उसको जड़ मूल से खत्म करो। जी बिल्कुल। और जो भी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसमें से हम देखते हैं कि 14 और 19 में जो वादे किए गए थे उसमें से आधे जो घोषणाएं हैं वो पूर्णता की ओर अग्रसर हुई है। बिल्कुल। और अब 24 की बात है, तब उसमें भी आगे जो नए जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित होंगे और उस दिशा में कार्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने जो जो प्रॉमिस किया है, जो जो वादे किए हैं, यानी अटल जी जो बोलते थे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उसी प्रकार की वही नीति से हम चालू हुए। बिल्कुल। राजनीति से हम लौटते हैं फिर से एक बार धर्म की ओर। 89 में जब पहली बार आप कार सेवक के रूप में अकोला से अयोध्या के लिए गए, तब उस समय आपके साथ कितने लोगों का जत्था था? हम 89 में तो ये जो माहौल था जी, ये बड़ा अराजकता था का वातावरण था, लोग निकलने को तैयार नहीं थे। और उसके पहले शिला पूजन हुई थी। हाँ। और शिला पूजन और राम रथ जी, अडवाणी जी का राम रथ आया था। हाँ। सारे देश में उन्होंने राम रथ निकाला था। प्रमोद जी महाजन और नरेंद्र जी मोदी उसकी उनके योजनाकार थे। बिल्कुल। और प्रमोद जी महाजन तो अब है नहीं, हाँ, लेकिन उन्हीं की सारी योजना थी बिल्कुल महाराष्ट्र में और देश में कि राम रथ को किस प्रकार से बढ़ाते रहना जी। क्योंकि एक्चुअल ये यानी वास्तव में देखा जाए तो ये आंदोलन संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोरोपंत पिंगड़े थे जी, उनकी योजना मूल रूप से है। अच्छा। राम आंदोलन को चलाने की। मोरोपंत पिंगड़े ये योजना के मूल रचयिता है। उन्होंने योजना बनाई और मोरोपंत पिंगड़े ने जो फिर योजना बनाई उसको फिर विश्व हिंदू परिषद ने स्वीकार किया, अशोक जी सिंघल। और अशोक जी सिंघल के बाद इसको राजनीतिक रूप देना, जब तक लोगों का सहभाग नहीं होगा, जन सहभाग नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। ये अडवाणी जी ने सोचा और प्रमोद जी ने सोचा, और अडवाणी जी ने और प्रमोद जी और अटल जी के नेतृत्व में जब ये पार्टी बैठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को अपने एजेंडे पे लिया। बिल्कुल। और तब से भारतीय जनता पार्टी की योजना बनी कि राम रथ के माध्यम से सारे देश में जन जागृति की जाए जी। और शिला पूजन यानी राम मंदिर बनाने के लिए गांव-गांव से सारे देश से ईंटें जाने को होना। यानी मोरोपंत पिंगड़े की उस समय की बात मुझे याद है जी। मोरोपंत पिंगड़े को जब लोगों ने पूछा था कि भाई राम मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कौन सी बात हो जाएगी जी, तो मोरोपंत जी ने बोला था कि राम इस देश की पहचान है। बिल्कुल। और राम मंदिर बनाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। बिल्कुल। ये केवल राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र का यहाँ एकीकरण होगा और अयोध्या को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और गांव-गांव से अयोध्या में लोग पहुंचाना है। सही बात। और वही आज हम देख रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आज गांव-गांव में अयोध्या है। बिल्कुल। आप माहौल देखिए, वातावरण देखिए कि गांव-गांव में अयोध्या। जी, अकोला में तो बिल्कुल अयोध्या सा वातावरण है ही। हाँ। तो अकोला का क्या योगदान इस राम जन्मभूमि आंदोलन? मैं वही बता रहा हूँ कि जब शिला पूजन निकली तो शिला पूजन अकोला के जिले के एक एक ग्रामीण भाग में जी एक एक ईंट के लिए लोगों ने वो किया कि भाई नहीं, मेरे गांव में ईंट आना चाहिए, मेरे गांव से ईंट जाना चाहिए। अच्छा। वहां शिला पूजन, हर गांव में शिला पूजन हुआ। अच्छा। और ये इतिहास है कि जिन जिन लोगों ने शिला पूजन में नेतृत्व किया जी, आगे बढ़े, वो लोक प्रतिनिधि आमदार बन गए।
अच्छा। अकोला जिले का उदाहरण जो आप बोलते कि अकोला जिले का क्या योगदान है, जी। तो शिला पूजन में गजानन दाड़ूगुरु जी, अच्छा। जो हमारे तत्कालीन आमदार हाँ। थे, वो केवल और केवल शिला पूजन और राम मंदिर आंदोलन के कारण ही विधायक बने। जी बिल्कुल। ग्रामीण भाग में उनकी इतनी व्यापकता से पहचान बढ़ी और आदर बढ़ा कि लोगों ने उनकी माली हालत को नहीं देखा, उनकी कोई हालत को नहीं देखा, और लोगों ने भर भरटम उनको बिल्कुल चुनकर दिया और वो आमदार बने। जी सिर्फ वो शिला को सर पे लेकर गांव गांव तक चले। जी बिल्कुल। और हम उनके साथ में थे, हमारे साथ चिखल गांव के तेजराव थोरात, ये गांव गांव तक साथ में थे। और उस समय का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नेतृत्व जो था, जी, यानी वो सब गांव गांव तक जा जाके ये आंदोलन चला। शिला रथ, राम रथ आया और 1991 में जब आह्वान हुआ जी कि भाई कार सेवा के लिए जाना है, तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी। हाँ। और मुलायम सिंह जी ने आह्वान किया, चेतावनी दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। हाँ, आएगा तो फिर और जो यहाँ आएगा वो मरकर जाएगा, जिसको मरना हो वो यहाँ आ जाए। बिल्कुल। लेकिन उस चेतावनी को भी उसको भी लोगों ने माने नहीं। और अकोला से करीब करीब हमारे साथ 62 लोग, अच्छा, यानी अकोला जिले से बहुत ज्यादा थे, 1991 में लोग कम थे। हाँ। लेकिन करीब करीब हम 62 लोग, मेरे साथ गजानन दाड़ूगुरु जी थे, नारायण राव जी गवानकर थे, हमारे आदरणीय गोवर्धन जी शर्मा थे जी। और हमारे उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अकोला शहर के अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी आलम चंदानी थे जी। और पवन पाड़िया थे और राजू अग्रवाल, ये सब लोग हम निकले। चंद्रकांत जोशी थे, शशि हिवरखेड़कर था, ये सब लोग हम जब निकले तो मोती महल यूपी के इटारसी से हमको रोकना टोकना शुरू हो गया था जी, मध्य प्रदेश से जी। और वहां तक इटारसी में हमको फिर आंदोलन करना पड़ा था कि भाई हमारी गाड़ी जाने दो। अच्छा। तो उस समय हमारी मुंबई की विधायिका थी श्रीमती गोयल, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वेद प्रकाश जी गोयल की धर्म पत्नी, यानी पीयूष गोयल की मम्मी जी, आज जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल की माँ। अच्छा। वो हमारे नेतृत्व कर रही थी महाराष्ट्र का, हम उनके साथ में। और इटारसी में रेल रोको आंदोलन हुआ, हमारी रेल जाने दो। अच्छा। तो नहीं तो हम दूसरी नहीं जाने देंगे। अच्छा। तो फिर इसलिए फिर इटारसी से गाड़ी बढ़ी, उसके बाद मोती महल में हमको उतार दिया गया। मोती महल से वापिस हम रेल में चढ़े जबरदस्ती। अच्छा। और झांसी में हमको एकदम पुलिस ने डिटेन कर लिया जी, यानी वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जी। तो झांसी में हम सब लोग जो भी अकोले के थे, लाला गोवर्धन जी वगैरह वगैरह, उनको एक ऐसी स्कूल थी, हाँ, स्कूल, यानी वहां के सारे जेल कोतवाली वगैरह सब पैक हो गए। झांसी के किले में हमको थोड़े दिन रखा। अच्छा। 2 दिन, 17 दिन झांसी में हमको पुलिस ने बंद रखा। अच्छा। उस समय। और वहां पर फिर पुलिस का व्यवहार कैसा था उस पुलिस का व्यवहार रूखा था। अच्छा। उस समय की जो ऐसी सत्ता थी, हाँ, वैसा प्रशासन था। तो 17 दिन बिना किसी एफआईआर के नहीं, तो वही बोल रहा हूँ आपको मैं कि उन्होंने ना एफआईआर करा था जी, ना हमको जेल में बंद करा था, लेकिन झांसी के चारों तरफ छावनी का रूप था कि आप नजरबंद, बिल्कुल नजरबंद जैसा। और एक एक स्कूलों में या कोई धर्मशाला में पुलिस के बंदोबस्त में हमको रख दिया गया था, और कर्फ्यू का माहौल जी। ऐसी अवस्था में हम एक स्कूल में हमको रखा था, लेकिन वहां के लोग जो थे उनमें कार सेवकों के प्रति इतनी जबरदस्त आत्मीयता थी कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमको जो स्कूल में एक बरामदे में रखा था, यानी स्कूल के रूम वगैरह में, उसके पीछे एक ऐसा मोहल्ला था, बाड़ा था जी। उनको लोगों को मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ पर है कार सेवक जी, तो वो लोग सवेरे 6 बजे, अच्छा, यानी कर्फ्यू है, लेकिन सवेरे 6 बजे वहां एक बावड़ी थी जी, वो बावड़ी पर हमारे लिए चाय नाश्ता खाने का पोहे वगैरह वगैरह सब बरोबर, अच्छा, लाके चुपचाप रख के चल जाते थे। हमारा दरवाजा फाटक से बजाते जी। ऐसा करीब करीब 8-10 दिन उन्होंने हमारे को सब ये सब पुराया। अच्छा। और बाजार में भी जब हम जाते थे कुछ लेने, तो कोई भी दुकानदार ने पैसा नहीं, हमसे पैसा नहीं लिया जी, उल्टा हमारे पैर छुए कि आप कार सेवक हो, राम काम के लिए आए हो, हमारे मेहमान हो, आप बैठिए, आपको जो होना लीजिए, इस प्रकार का। और जैसे तैसे फिर हम जी
ये सब छूट हुआ तो फिर झांसी से रिलीज हुए। जी, यानी जन भावना जो थी, जन भावना बिल्कुल पूरी तरह राम से मंदिर के साथ में, और कार सेवका के प्रति पूरी आत्मीयता, जी पूरा आदर, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा आदर, यानी दही तक छाछ तक हमको लाला के देते थे। जिस प्रकार से बाराती का स्वागत करते बाराती का हैं। स्वागत, जी जी घर में जैसी सरबराही होती है, कोई मेहमान नवाजी होती है, उस प्रकार का वातावरण था 1990 में भी। जी और उसके बाद फिर मुलायम सिंह की बातें तो बोगस ठहर गई। उन्होंने जिस प्रकार से गोलीबार किया, कोठारी बंदूक गोली से मार दिया, जिस प्रकार की निष्ठुरता और निर्दयता उस समय की सरकार ने की, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी नहीं हुई। जी, देखा वो बहुत सकरी गली थी, उसमें सकरी गली कितने, और सरयू नदी में बहा दिए गए, यानी ये आता पता ही नहीं लगा। ये जो आज राम मंदिर बन रहा है, ये सहजता से नहीं बन रहा जी, कई लोगों का बलिदान है, बिल्कुल लाखों लोगों ने, कई अनाम लोग इसमें, 527 साल में करीब करीब 2 लाख लोगों ने इसके लिए समर्पित भावना से काम किया और बलिदान। बिल्कुल। और बयानों की बात करते हैं, बहनें भी बहुत महिलाएं थी हमारे साथ में। 92 में जब ये दूसरी बार जब आप पहुंचे, 92 में तो फिर यानी माहौल ही था। यही जो परिस्थिति, इससे शायद मुझे लगता है कि कल्याण सिंह जी की सरकार आने के बाद 92 में जब ये आंदोलन हुआ, उस समय जो एक अंतिम, जो एक कह सकते हैं कि कील जो थी वो गाड़ी गई इस आंदोलन में। 92 का तो वातावरण बहुत ही अच्छा सुखद था जी, और कल्याण सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और कल्याण सिंह यानी 2 मुख्यमंत्री यूपी के, उन दोनों में अंतर देखिए आपकी। मुलायम सिंह ने बोला था कि परिंदा को पर नहीं मारने दूंगा, बिल्कुल, और कल्याण सिंह ने बोला था कि मेरे कार सेवकों का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। इस प्रकार का 2 अंतर बिल्कुल हम देखते हैं। और उस समय जब 92 में हम गए तो यानी सारी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन फैजाबाद के पास हमको एक ऐसे खेत खलियान में सब तंबू थे। 92 में कितने लोग गए थे करीब अकोला? हम अकोला जिले से, मैं सहवाहिनी प्रमुख था उस समय। अकोला जिले से करीब 675 लोग थे। अच्छा, अकोला जिले से, और सारे के सारे अपने अपनी जैसी जो वाहिनी थी जी, और वो हाँ सुविधा से, और जो ट्रेन जिनको बताई गई थी, हाँ, लेकिन सारे अनुशासन में, बिल्कुल शिस्तबद्ध रूप से गए, यानी किसी भी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी नहीं, अपने बस जय श्री राम के नारे लगाना, राम जी के भजन गाना और वहां तक पहुंचना। बिल्कुल, लक्ष्य ये था कि बस अयोध्या पहुंचना है। तो वहां आप कब पहुंच गए थे? तो हम पहुंच गए थे वहां 1 तारीख के करीब जी, 2 तारीख के करीब पहुंच गए थे, और 2 तारीख से 6 तारीख तक हमको एक फैजाबाद के पास एक मैदान, ऐसा खुला खेत था जी, उसमें आंवले के झाड़ थे बहुत। अच्छा, और आंवले के झाड़ में तंबू वंबू लगे थे, चाय वगैरह हमको सवेरे की कुछ मिलना मुश्किल था। हाँ, तो बस एक आंवला खा के जी सवेरे का वो निकलते थे, और वहां से फिर पैदल आपको मंदिर वगैरह की तरफ जाना है या मस्जिद की तरफ, वो जो बाबरी है, हाँ, जो बाबर ने बनाया था, जो विवादित ढांचा जी, बाबर के प्रति क्यों कुछ लोगों में श्रद्धा, मेरे को समझ में नहीं आता। वो तो आक्रामक था, इस देश को खत्म करने के लिए आया था, आक्रांता था, दहशतवादी था, उसके लिए ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये तत्कालीन सत्ता का सब सही बातें हैं, उन्होंने इतिहास को समझाया नहीं, और वो सब हुआ। और 5 तारीख को ऐसा माहौल था दोपहर तक जी कि कुछ गुंजाइश नहीं है, अच्छा, कार सेवा नहीं होगी, और लोगों में निराश और हताशा की वातावरण था जी, कि भाई कार सेवा ही नहीं होगी तो हम साला क्या काय के लिए आए इतने दूर, और हम घर पर जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो क्या मुंह बताएंगे जी। तो हर एक का आग्रह था कि नहीं हमको तो कुछ करना ही है। लेकिन जो नेतृत्व था जी, नेतृत्व बिल्कुल नियंत्रित करने में लगा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रतीकात्मक, आपको जो भी आदेश होगा वो आदेश के प्रति आपको पालन करना, प्रतिबद्धता रखना है जी। और मर्यादा जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहना है। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता एक प्रकार से निराश भी था, लेकिन मर्यादा भी थी, अनुशासन भी था, तो उन्होंने किसी भी प्रकार, और सुदर्शन जी हमारे उस समय के संघ के जो संघ चालक थे, उन्होंने बताया था कि भाई कार सेवा ही आपको करना है तो प्रतीकात्मक आपको जगहों जगहों पर रेत के जो बालू है, अच्छा,
वो बालू के ढेर मिलेंगे। अच्छा, आपको एक एक दो दो मुट्ठी रेत ले लेना है। अच्छा। और जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ आपको वो निछावर कर देना, समर्पित कर देना है, आपकी कार सेवा मान्य हो जाएगी। जी। लेकिन लोग उसमें भी राजी नहीं थे और वो प्रतिकार कर रहे थे कि नहीं हमको करना है। 5 तारीख की रात को भी जो बैठक हुई उसमें भी इसी प्रकार का माहौल था जी। 10 को सवेरे 9 बजे अपने अपने तंबू से अपने अपने यानी जो 6 तारीख को वहाँ पर पहुँचना था बाबरी की तरफ जी। और वहाँ पर ऐसा माहौल था जी, इतना माहौल था कि मैं समझता हूँ कि वो उस माहौल को नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं थी। अडवाणी जी का भाषण चालू था जी, ऋतंबरा देवी बोल रही थी, उमा भारती थे, प्रमोद जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। हाँ, इन सब मंच पर, हाँ सारे मंच पर थे और उन लोगों का बहुत ही अच्छा भाषण। हाँ, लेकिन समझदारी का कि भाई कार सेवकों को कुछ उत्तेजित नहीं कर रहे थे, उत्तेजनापूर्ण भाषण नहीं था। बहुत ही अडवाणी जी को तो यानी उनकी तो बराबरी नहीं है। इतने कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अटल बिहारी जी जो है एक धक्का और दो, अटल जी ने जी, अटल जी थे ही नहीं, समतल कर दी। नहीं, अटल जी उस आंदोलन में वहां आए ही नहीं जी। अटल जी ने बात बोली थी जी, खुले रूप में बोली थी अटल जी ने कि मैं इस प्रकार का आंदोलन में सहभागी नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि यह आंदोलन सही है, आज हो रहा है, जरूरी है, लेकिन इस आंदोलन का जो दूसरा भाग है वो इस देश के लिए कुछ बरोबर नहीं होगा। इसलिए अटल जी राम रथ से लेकर तो समारोह तक अटल जी इस आंदोलन में वहां नहीं जी। उस आंदोलन को उनकी नैतिक समर्थन था, मॉरल समर्थन था, पार्टी ने एजेंडे पे लिया था, लेकिन अटल जी स्वयं उसमें नहीं आए। फिर शुरुआत जो है वो ढांचा ढाने यानी उद्घाटन राम रथ का हुआ जी, उसके लिए भी अटल जी को बुलाया गया था, लेकिन अटल जी उसमें भी नहीं आए थे। ठीक है, अपनी भी विचारधारा। हाँ, और जब फिर वहां पर ये हुआ तो ऋतंबरा देवी ने जो बोला जी, यानी बाकी के लोगों के साथ में, उन्होंने अकेले नहीं बोला, ऐसा कुछ का कोई वो नहीं है कि एक धक्का और दो बाबरी तोड़ दो। ये वहीं से आवाज आई, नारेबाजी शुरू हुई, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, इस प्रकार के नारे हुए। सौगंध राम की खाते हैं हम, यानी मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे ऐसे नारे थे गुंजायमान कि जोश रोक नहीं सकते थे। हम भी बहुत जवान थे उस समय और वो 10:30 के करीब जी, बस वो किधर से क्या हुआ समझ में नहीं आया। बिल्कुल पब्लिक यानी अपने आप को रोक नहीं सकी जी। तो यानी कई लोग झाड़ों पे से कूद गए। काकोले का एक जूने शहर का हमारा एक कार्यकर्ता है, उस झाड़ पे चढ़ गया था जी। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि इतना सब वहाँ पर प्रतीकात्मक प्रतिबंधात्मक सब वातावरण था, तो फिर लोगों के पास में ये फावड़े कुदाली ये सब कहाँ से आई? तो ये है, लेकिन ये अभी तक इसको कोई हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि आई कहाँ से। हाँ। ये हुआ कैसे, क्योंकि इतने ये हम भी आश्चर्यचकित है जी कि जब हम इतने सब बैठे हैं। हाँ। और सारी हमारे नेता सब बरोबर भाषण दे रहे, तो एकदम 11:15 बजे फर्स्ट गुंबद यानी पहला गुंबद वो हो जाता है, दूसरा गुंबद हो जाता, तीसरा गुंबद हो जाता। तो ये हुआ कैसे? तो ये तो अब इसके पीछे राम जी की लीला ही है, ऐसा ही बोलना जी। वानर सेना आ गई और अपना काम करके जो कुछ है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताना मेरे लिए तो संभव नहीं। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद तो फिर सारे देश में जो हुआ वो आज और हम आप देख, लेकिन आज हमारी जो है सपना साकार होने जा रहा है। जी बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी ने और नेताओं ने कहा था कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो नरेंद्र जी मोदी ने ये करके दिखाया। बीतेता ही विसार दे और आगे की सुधि ले। और अब मैं समझता हूँ कि ये केवल राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है। बिल्कुल। और इसने सभी का सम्मान, जैसा राम जी ने हर जाति हर धर्म का सम्मान किया, उसी प्रकार इस देश में भाईचारा सर्वधर्म संभाव बना रहे, यही राम जी की कृपा इस देश पे रहे। बिल्कुल, यही मेरी अभिलाषा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इन चारों दिशाओं को जोड़ने का जो कार्य है ये इस मंदिर के माध्यम से हुआ है। और इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी शर्मा। इसी तरह आगे भी कई जो प्रकल्प है उन प्रकल्पों में ये सक्रिय रहेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और
इसी शुभकामनाओं के साथ अगली बार फिर से मिलने का वादा लेते हुए अभी के लिए बस इतना ही। आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार किसी और विशिष्ट शख्सियत से आपसे भेंट कराएंगे इसी रामलला महोत्सव महाकवरेज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।